हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हेलो। जय हिंद, कैसे हो आप सभी लोग? कैलाश, अर्पिता, दिव्या, रंजीत, लव, मानसी, श्रुति, कृष्णा, जय हिंद एवरीबॉडी। हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय हिंद। आवाज आ रही है? बताइए। गौरव, भक्ति, देविका, सिद्धार्थ, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल, क्लियरली विजिबल? अच्छे से आवाज आ रही मेरी? बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? मैं एकदम बढ़िया हूं। आप लोग कैसे हो? तो मेरे भाई, मेरी जान, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था? हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से एरेटोस्थेनिस ने धरती की सरकमफेरेंस निकाली थी दो जगह, एक अलेक्जेंडेरिया और दूसरी शाइन को लेकर के। उन्होंने कैसे वहां पर चलते हुए बंजारों से बोला था कि इतना किलोमीटर कितना आएगा। फिर जब उन्होंने दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग डंडे गाड़े, उनके एंगल देखे, उससे हमको पता चला था पूरी धरती का सीन कैसा है। जी गुरु जी। इसके बाद हमने जाना यूनिवर्स क्या होता है। तो व्हाट इज यूनिवर्स? एक जनरल उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि यूनिवर्स होता क्या है। यूनिवर्स होता है आपका, यहां पर रिकेप में देखते हैं। ये मैं हूं, दिस इज योर राहुल सर। राहुल सर इज अ पार्ट ऑफ अ विलेज, एक गांव का हिस्सा है सर जी। वो गांव एक तहसील का हिस्सा है, वो तहसील एक डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वो डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट का हिस्सा है, वो स्टेट एक कंट्री का हिस्सा है, वो कंट्री एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वो कॉन्टिनेंट एक प्लानेट का हिस्सा है, वो प्लानेट एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, वो सन और स्टार किसी कॉन्स्टेलेशन के हिस्से है, वो कॉन्स्टेलेशन किसी गैलेक्सी का हिस्सा है, वो गैलेक्सी किसी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का हिस्सा है, और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से मिलकर के बना हुआ है यूनिवर्स। तो आप जान लीजिएगा, आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो यहां है, और जो आपके दिमाग में चल रहा है वो इतना सारा है। हमारी सोच कम थोड़ी है। आप तो यूनिवर्स के बियॉन्ड भी सोच सकते हो ना। एक वो भी तो है तरीका पता करने का। तो ये आप लोग याद रखिएगा। स्लाइड मैप तो ऑन है सर, ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाना यार बेटा। हम्म। तो डू यू गेट कि हम कहां पर आते हैं? किस छोटी सी जगह से लेकर के कितना बड़ा हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा है पूरा का पूरा। तो इसे हम कहते हैं आपका ब्रह्मांड। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर क्लाइमेट चेंज क्या आपके हिसाब से सही है क्या? देखो, क्लाइमेट चेंज ऐसे हमारी धरती ने कई सारे देखे हैं, कई हजारों नंबर्स में से क्लाइमेट चेंज धरती ने अपनी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखे हैं। उसके बाद भी धरती बनी हुई है, ये एक थ्योरी बोलती है। वहीं दूसरी दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि धरती एक है, आप रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है कि ये सेचुरेटेड स्टेज हो सकता है आज तक धरती ने सह लिया ये अंत हो। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज है भी और नहीं भी है, दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगे। आज के टॉपिक क्या होंगे? आज का टॉपिक हमारा, आगे बढ़ेंगे, पहले बिग बैंग। जी गुरु जी। बिग बैंग को पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे हमारे स्टार्स फॉर्मेशन, देन गैलेक्सी, आफ्टर दैट द सोलर सिस्टम। प्यारे प्यारे टॉपिक है, क्यूट क्यूट से सब। जो आज आज आपका टॉपिक दिया गया ना, वो तो सोलर सिस्टम है, वहां हम पहुंच जाए तो बड़ी बात। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे सोलर सिस्टम को नापते कैसे। सोलर सिस्टम की इतनी बड़ी बड़ी दूरी को नापने के लिए 3 तरह की इकाइयां बनाई गई है। एक कि अकेले सिर्फ सोलर सिस्टम को नापना है, जहां पर सूरज और उसकी फैमिली रहती 8 प्लैनेट वाली। तो इसे नापने के लिए आप आगे बढ़िए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के साथ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती मेरे भाई? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता बेटा कि सूरज और धरती
के बीच का औसतन दूरी यानी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर की है। ये हमने जाना, ये सोलर सिस्टम को नापेगी। बट सर जी, आपने 2 मिनट पहले बनाया कि कई सारे सोलर सिस्टम से बनकर के तो हमारी गैलेक्सी बनी है। तो सोलर सिस्टम की इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाली यूनिट से तो हम पूरा यूनिवर्स नहीं नाप सकते, तो हमें बड़े के साथ जाना पड़ेगा। तो हम बड़े के साथ गए, प्रकाश के साथ। बोले सबसे ज्यादा तेज कौन है? तो बोले इंटायर थिंग्स जो आज तक नोट की गई है उसमें सबसे ज्यादा रफ्तार किसी के पास है, तो वो है रोशनी के पास। रोशनी इन द सेंस लाइट के पास। सीधा रहना क्लास के अंदर। तो सीधी लाइट के पास सबसे ज्यादा स्पीड है कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर लाइट कितना चलेगी? 3 लाख किलोमीटर। तो भाई 1 साल के अंदर कितना चलेगी? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इतना दूरी तय करेगी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्रकाश वर्ष। तो हमने लाइट के द्वारा तय की जाने वाली दूरी से पता किया इस यूनिवर्स की लंबाई। तो हमको 93 बिलियन लाइट ईयर जितना यूनिवर्स पता चला अभी तक, जितना हम जान पाए। सोचो धरती पर बैठे को आम आदमी इन चीजों का हिसाब लगा रही है, कितना होगा कुछ भी नहीं पता। आपके टेलीस्कोप, आपके स्टेथोस्कोप, आपके थर्मोमीटर, आपका रूम टेम्परेचर, आपकी घड़ी, ये क्या बताती? क्या आप यूनिवर्स से हिसाब लगा रहे हैं इन चीजों का? ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेवनली बॉडी। सर प्लीज एक बार डीपीपी के क्वेश्चन है जो उसमें एयू से रिलेटेड देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेंगे। साउंड इज मोर फास्टर देन लाइट। नहीं बेटा, लाइट इज मच मोर फास्टर देन दैट ऑफ द साउंड। साउंड से ज्यादा स्पीड से तो हमारे फाइटर जेट चलते बहुत सारे, जिनकी स्पीड साउंड से ज्यादा तेज है। कुछ मिसाइल जो होती साउंड से ज्यादा तेज चलती, लाइट से तेज कुछ नहीं है। डीपीपी में इससे क्वेश्चन आए हैं, अच्छी बात है ना, आपको लगाने हैं। श्वेता सिस इस बार दोबारा बंद करके ऑन कर लो भाई। सर स्लो पढ़ाई ना बेटा। सौरभ यादव, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बच्चा, ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, ये तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं। लेक्चर की शुरुआत अब होती है। ओके चलिए, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी को क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडी मतलब आकाश में घूमने वाले पिंड, उसे हेवनली बॉडी कहते हैं। वो प्लैनेट भी हो सकता है, वो स्टार भी हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा पत्थर भी हो सकता है। तो हेवनली बॉडी मतलब हमारे यूनिवर्स में फैलने वाली चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ हेवनली बॉडी, इस यूनिवर्स का ओरिजिन हम 2 चीजों के अनुसार मानते, एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमारे यूनिवर्स में एकमात्र पत्थर था, इस ब्रह्मांड में एकमात्र पत्थर था, वो पत्थर टूट गया। जब वो पत्थर टूटा, जब वो पत्थर फूटा, तो उसके फूट जाने की वजह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस पत्थर के फूट जाने की वजह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो जो ज्योग्राफर इस चीज को मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उनको बोला जाता है मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, है ना। और वही जो ऐसा बोलते कि नहीं, कम से कम 2 तो थी, ये 2 आपस में टकराई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, इन चीजों के चलते हमारा यूनिवर्स टूटा है। इस तरह की बातों को मानने वाले लोगों को ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं अच्छा हूं यश? 10/7 देखो अभी आप लोग, चलो छोड़ो, अच्छी बात है, अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हो। सर मेरा पूरा डीपीपी सही गया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। रुद्रांश द्विवेदी, उसको बच्चा रिपीट करके सुन लो आराम से, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 9 मिनट हुए, उसको रिपीट कर लो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा, ये इस तरह से हमारा ब्रह्मांड बना जब वो फूटे थे। क्या कितना कॉन्सेप्ट कि जो ज्योग्राफर बोलते थे इस ब्रह्मांड के अंदर एक पत्थर था, वो बोले मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात, और वो ज्योग्राफर जो बोलते थे कि 2 पत्थर टकराए थे, उनको बोला ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये है यूनिवर्स के ओरिजिन की बातें, कि कुछ ऐसे हमारा यूनिवर्स ओरिजिन हुआ होगा। आगे बढ़ते, जब ये पत्थर फूटे थे तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये पत्थर फैल गए थे, और ये पत्थर धीरे धीरे, ये आग के गोले धीरे धीरे ठंडे हुए, और जब ठंडे होने लगे तो आगे चल के यूनिवर्स का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा जो प्लैनेट है जो घूमता है, इसके रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट दिए गए थे। तो भाई सबसे पहले हमारे प्लैनेट के, हमारे ग्रह के अपनी जगह पर घूमने से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको बोला गया था जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट।
जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट वाज propounded बाय, ये दिया गया था, propounded मतलब कि थॉमस टोल्मी। थॉमस टोल्मी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा धरती के अराउंड घूमता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन देना था। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब कि कौन किसके अराउंड घूमता है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं हूं, ये है ना, ये है सूरज और मैं इसके अराउंड घूम रहा हूं, ये मेरा रिवॉल्यूशन हुआ। तो ऐसा ही यहां पर उन्होंने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था, इसको सुनिएगा। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बताता है कि द अर्थ इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उनने बोल दिया कि भाई कोई सूरज वूरज नहीं, धरती है मेन, धरती केंद्र में रहती, बाकी सब धरती के अराउंड घूमते। तो जिस आदमी ने इस बात को माना, जो लोग इसके साथ गए थे, वो था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन 130 एडी। हाँ 130 140 एडी, बहुत पुराना समय है, 10 साल चल जाएगा। तो वो था आपका जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। वही एक दिया गया हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हेलियन जैसे वर्ड हम कल भी पढ़ रहे थे, क्या बोला था मैंने आपको कि पेरीहेलियन, एपहेलियन, हेलियन जहां वर्ड आ जाए, हेल हेल मतलब वहां हम सूरज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे सनफ्लावर्स होता है, सूरजमुखी, उसको भी हेलियो वर्ड से डिनोट करते हैं हम। तो सिमिलरली हमारे पास हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि वो सारे ग्रह जो सूरज के अराउंड घूमते हैं, जहां सन सेंटर में है, उसे हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट देते हैं। एंड इट इज प्रोपाउंडेड बाय कोपरनिकस इन 1543, इन 140। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल सही, रुद्रांश द्विवेदी, एकदम करेक्ट। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन क्लियर हुआ बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। सन कैसे बना है आज बात करेंगे, पहले ब्रह्मांड के बनने की बात तो कर ले। चलो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर प्रूव दैट अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ऐसा कौन सा ज्योग्राफर था जिसने यह बता दिया था कि सूरज सेंटर में है और सब कुछ उसके अराउंड घूमते हैं? बताइए क्वेश्चन, ऐसा कौन ज्योग्राफर था? चलिए ठीक है, तो दैट इज कोपरनिकस। 84.93, वेरी गुड। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनडीए 1 2023 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि हमारे इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ बातें कही गई, पहले जानते हैं कि बेटा हमारे ब्रह्मांड में, पहले यहां नोट कीजिएगा बिग बैंग थ्योरी। किसने दी थी? जॉर्ज लेमैत्रे, एक जियोग्राफर थे, उन्होंने दी थी। इसमें क्या बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड में एक छोटी सी बॉल थी। हमारे ब्रह्मांड में एक बहुत छोटी सी बॉल थी। ये इस बॉल को उन्होंने नाम दिया टाइनी बॉल। क्या नाम दिया बेटा? टाइनी बॉल। कहा कि हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक हिस्सा था, वो था ये छोटी सी सूक्ष्म बिंदु, एक सूक्ष्म गेंद, है ना हिंदी मीडियम के लिए। ये जो बॉल थी, इस बॉल का इनफाइनाइट टेम्परेचर था।
इस बॉल की इनफाइनाइट डेंसिटी। फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे यूनिवर्स में एक टाइनी बॉल थी, एक सूक्ष्म गेंद, एक सूक्ष्म बिंदु। वो जो बिंदु थी, उस बिंदु का इनफाइनाइट तापमान था, इनफाइनाइट घनत्व था, मतलब डेंसिटी अपार थी और तापमान अपार था, उसका अनंत था। ठीक, सडनली 13.7 बिलियन ईयर एगो, कब? 13.7 बिलियन साल पहले ये बॉल ब्लास्ट हो गई। ये क्या हो गई बेटा? ये बॉल हो गई ब्लास्ट। और जैसे ये बॉल ब्लास्ट हुई तो इसके अंदर से चीजें निकल के बाहर जाने लगी। और वो क्या थे? डस्ट, गैस। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कुछ समय के बाद जब 3 मिनट तक हो गए थे तो एटम का फॉर्मेशन शुरू हो गया। एटम क्या होता आप जानते हो? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई यूनिट जो किसी भी बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाती है, वो एटम होती है, जो शुरुआत होती है। तो जैसे ही बिग बैंग हुआ था, तापमान अनंत था। अनंत तापमान के फूट जाने के भी 3 मिनट के पश्चात, अगले 3 मिनट के अंदर पहले एटम का निर्माण हो चुका था। फिर धीरे धीरे आगे गए तो तारे बनने लगे। ठीक, और आगे गए तो उन तारों के बीच में दूरी बढ़ने लगी। और इस तरह से हमारे तारे, प्लैनेट्स, इन सभी का निर्माण हुआ। तब जब ये बिग बैंग हुआ तो इसके बारे में क्या बोला जाता, पहले समझ लिया ना क्या बोला मैंने, कि 13.7 बिलियन साल पहले एक केंद्र था अनंत ताप और अनंत घनत्व का, और उसमें विस्फोट हो गया। जब उसमें विस्फोट हुआ तो सारी डस्ट, धूल, गैस निकल के बाहर आई। जब धीरे धीरे तापमान गिरने लगा तो अगले 3 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले और उन्होंने एटम का फॉर्मेशन किया। जब एटम का फॉर्मेशन किया तो एटम धीरे धीरे मिला, उसने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे मिले तो उन्होंने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, और कंपाउंड धीरे धीरे मिला तो चट्टानें बनने लगी, और जब चट्टानें धीरे धीरे मिली तो प्लैनेट बनने लगे, और जैसी तरह के कई सारे प्लैनेट से मिलकर के सोलर सिस्टम बनने लगा, और सोलर सिस्टम जैसे कई सारे सिस्टम्स मिलकर के गैलेक्सी बना लिए। तो ये कैसे हुआ कि शुरुआत कहां से हुई? एटम के बनने से। ठीक, आया समझ में? इतना मैंने रिपीट भी कर दिया। ठीक, अब थोड़ा पीछे चल के इसको लिखावट की भाषा में देखते हैं कि आपके नोट्स कैसे होने चाहिए। ये तो रो नोट्स हो गया, क्लास नोट्स जो हाथ से बनाना था। अब रो देखते हैं। रो क्या बोला जाता है इसका? इट इज प्रपाउंडेड बाय जॉर्ज लेमेत्रे इन 1927। 1927 में इसको जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रपाउंड की थी, और 1931 में इस फाइनली थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1931 में, मतलब उनके प्रपाउंडेशन के 4 साल बाद, कि ऐसा कुछ फूटा था, धीरे धीरे तापमान घटा और आगे चल के प्लैनेट्स और ये बने थे। ये कब? उनके 4 साल बाद मान लिया गया। कैसे माना? जब एक इंसान था जिसका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल नाम का पर्सन था। इस पर्सन ने जब उसका एविडेंस दिया, इसने एविडेंस क्या दिया, एविडेंस कैसे दिया, जरा इसको ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने एविडेंस दिया कि मैं बड़ा शांत आदमी, मैं अपनी शाम अपने गार्डन में व्यतीत करना चाहता हूं। तो वो रोज शाम को अपने उपवन में एक अच्छी चटाई बिछाते थे। चटाई के बाद शाम को तारों को निहारते थे। तारे स्काई के अंदर आपने भी देखे होंगे, जनरली जब हम तारे देखते हैं तो हमको 1 2 3 4 ऐसे टिमटिमाते हुए तारे अनगिनत से होते हुए नजर आते हैं। धीरे धीरे करके वो इतने बढ़ जाते हैं रात में स्काई के अंदर। बस वैसे ही वो भी देखते थे, अपने टेलीस्कोप से इमेज लेते थे। अमेरिका के थे एस्ट्रोनॉट, क्या नाम था इनका? इनका नाम था एडविन हबल। तो एडविन हबल ने नोटिस किया कि ये तारे, बढ़िया, इन तारों को देख रहे थे वो और गाना गा रहे थे, ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा,
जगमग तारे, नो तारे, दो तारे, सो तारे, जगमग तारे, हर तारा है शरारा। ऐसे वो तारा देखने लगे। जब तारा देखने लगे तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि आज जो तारे यहां है, अगले दिन वही तारे शिफ्ट होकर के यहां आ गए। फिर उन्होंने नोटिस किया वो तारे शिफ्ट होकर के अगले दिन यहां आ गए। वाह वाह, ये तो मैटर है यार, पिक्चर है ये तो। ये क्या चल रहा है कि तारे आगे बढ़ रहे, और जब तारे आगे बढ़ रहे तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर मैं समय के पीछे जाता हूं, ये जो तारे हैं, अगर मैं इन समय के पीछे जाता हूं तो ये तारे किसी एक बिंदु से निकल के आए होंगे। आज अगर तारे धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं तो जब एक समय होगा तो ये सारे तारे किसी एक केंद्र पर नहीं होंगे। बोलो मेरी बात, क्या अगर इसमें झूठ हो तो आप ही बोल दो। मैं एडविन हबल को नहीं मानता, मैं किताबें नहीं मानता, मैं बस आपको मानता और मेरी बात को मानता हूं। मैंने कहा ये तारे रोज आगे बढ़ रहे हैं तो एक समय तो होगा जब ये तारे किसी एक केंद्र पर होंगे। जैसे आप लोग सेलिब्रेट कर देते हो हैप्पी बर्थडे टू यू, मनाते हो आप लोग, आप जाते हो दुकान पे, वहां बोलते हो एक भैया बड़ा बलून दे दो जिसपे हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हो। फिर आप लेकर के आते हो और उसमें फूंक मारते हो तो हैप्पी बर्थडे टू यू। सबके बीच में दूरी कैसी बढ़ती जाती है। बट जब आप उस एयर को निकाल दोगे तो सारे कितने क्लोज क्लोज होंगे। कुछ सिमिलर ऐसे ही कि ये तारे अगर आगे जा रहे हैं तो एक समय तो होगा जब ये पूरे किसी केंद्र पर होंगे। तो वो उन्होंने एविडेंस देते हुए कहा कि जो बात की गई है किसके द्वारा, ये बात जो की गई है एडविन हबल के द्वारा, ये बात एकदम सही है। ये सारे जो यहां तक बने हैं एक समय पर एक केंद्र पर होंगे और उस केंद्र में विस्फोट हुआ। अच्छा, आपसे ने किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि इस केंद्र से विस्फोट क्यों हो गया है। इस केंद्र से विस्फोट इसलिए हो गया कि ये केंद्र अपनी एनर्जी नहीं संभाल पाया होगा, सुपर सेचुरेट हो गया। तापमान अनंत है, घनत्व अनंत है, तो कैसे सेचुरेट रहेगा, कैसे होल्ड कर पाएगा। वो नहीं होल्ड कर पाया, वो फट गया। तो द टाइनी बॉल एक्सप्लोड 13.7 बिलियन ईयर एगो, ये आपके नोट्स में होना चाहिए जनरली। द एक्सपांशन रिमेन्स कंटिन्यू टिल डेट, और आज भी वो सारी दूरियां बढ़ती जा रही, जिसमें हम, आप जब जन्म लेते हो तो आपकी वो बनाते हैं ना कुंडली, जरूर सुना होगा हिंदू धर्म के अनुसार कि जनरली लोगों की कुंडली बनाई जाती है। शादी जब होती है उस कुंडली को मिलाते हैं ना कि 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, किसी किसी के 36 में 36 मिल जाते पर शादी नहीं हो पाती। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो कुंडली जनरली आपकी क्या होती है कि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय ग्रहों की और खास करके पृथ्वी की दशा क्या थी। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, ये सब जिस जगह पर पहले थे वहां कभी नहीं आएंगे। ये धरती आगे बढ़ रही है तो धरती के ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है और इस एक्सपांशन की वजह से तारों के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो सूरज जो है वो भी आगे फिसल रहा है, तो सूरज के साथ साथ के प्लैनेट भी आगे फिसलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से आपका समय, आपका जन्म, आपका दिया हुआ नाम सब बड़ा महत्व रखता है। आप हमेशा याद रखिएगा, मैं किसी ज्योतिषी और इस तरह की चीजों पर आपको वो नहीं बोल रहा हूं कि आप भरोसा कीजिए, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि वो पॉइंट सच है कि आपका जन्म जहां हुआ उस दशा में प्लैनेट्स कभी फिर से नहीं आएंगे। ये फिर मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। मेहुल खरे, आप बहुत सही बोल रहे हो बेटा, ये एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। एक सिंगल बॉडी से हुआ ना, ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे तो आपको प्लैनेटेसिमल थ्योरी देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़े। The expansion rate was high at the time of starting and comparatively low now. आज आप देखोगे तो ये एक्सपांशन, ये दूर फिसलने का जो दर है ना, बहुत कम हो गया, बट शुरुआती तौर में ये बहुत ज्यादा था। आप जानते हो क्यों? वाई ये एक्सपांशन का दर स्टार्टिंग में इतना ज्यादा क्यों था? बेटा, जब किसी भी चीज का तापमान बहुत ज्यादा होता है तो चीजें हमेशा वहां से दूर भागती है। आप इसको एक आम जीवन में भी देख सकते हो या फिर आप वैज्ञानिक भाषा में तो इसको जान ही जाओगे कि जैसे हम किसी भी चीज का तापमान बढ़ाते उसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ती पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स दूर भागते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉट एयर बलून है, जब वो हॉट एयर बलून नीचे से गर्म करता है हवा को तो हवा दूर भगती है और दूर भगने की वजह से इतनी उड़ जाती है कि बलून को ऊपर उठा लेती। तो जहां तापमान बढ़ता हुआ एकदम से पार्टिकल्स दूर भगते। आपने देखा होगा ना, जनरली कोई आम आदमी भी गर्मी दिखाता है, ज्यादा गर्मी है तेरे अंदर, ज्यादा तेरी जवानी जोश मार रही, लड़ाई झगड़े पर आता बार बार, ऐसा होता है ना, लोग उससे दूर रहते हैं।
ये एक आम जिंदगी की बात हो गई, बट मैंने आपको वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार समझा दिया गया कि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाता है एज उनको टेम्परेचर मिलता है। बात कही जाती है तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है तो तापमान बढ़ा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ गई। बट शुरुआती तौर में हमारे सर ने कहा कि तापमान अनंत था। शुरुआती तौर में सर ने कहा कि तापमान अनंत था, और जब तापमान अनंत था तो गर्मी कितनी ज्यादा होगी भाई? जितना ज्यादा तापमान ही गर्मी को बताता है, तापमान बहुत ज्यादा होगी। जब इतनी ज्यादा गर्मी थी तो एकदम से ये पार्टिकल भप से दूर भागे। तो मतलब इनिशियल स्टेज में, जो इनिशियल स्टेज थी उसका एक्सपांशन का रेट बहुत ज्यादा तेज था। क्यों? क्योंकि गर्म बहुत ज्यादा थी ना, गर्म बहुत ज्यादा थी इसलिए। और बाकी लेटर ऑन जाकर के बाद में धीरे धीरे उसका एक्सपांशन जैसे ठंडी होती गई, आज धीमी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, द फर्स्ट एटम वाज फॉर्म्ड विद इन 3 मिनट। अब ये प्रश्न आ जाता है, सर 3 मिनट में पहला एटम क्यों बना? अब जैसे कि आप में से किसी ने पूछा 3 मिनट में बना, इसलिए हमने उसको बोल दिया 3 मिनट में बना। ऐसी कोई वो नहीं थी। शुरुआती तौर में तापमान इतना ज्यादा था कि कुछ भी समझ में नहीं आया स्टार्टिंग सेकंड्स में, बट धीरे धीरे करके चीजें इकट्ठा होने लगी। मतलब एटम का पूरा, वैसे तो बहुत सारे एटम्स नैनो सेकंड में बन चुके थे, बट प्रॉपर जिसको रिकॉर्ड किया गया है ना, वो लगभग 3 मिनट का वो समय लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर विद इन 3 लाख ईयर, 3 लाख साल के बाद तापमान गिर के 4500 केल्विन तक आ चुका था। तापमान काफी ज्यादा गिर चुका था। कंडेंसेशन धीरे धीरे होने लगा। कंडेंसेशन एक विधि है, आपको मैं बता देता हूं, हिंदी मीडियम के छात्रों को इसको कहते हैं संगणन। तो कंडेंसेशन एक विधि है कि अगर आप किसी भी चीज का तापमान गिराओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, लिख लो प्लीज, यहां हेडिंग लिखो, अपने पन्ने पर लिखो कंडेंसेशन, आगे लिखो, लिखो आगे, कंडेंसेशन के आगे लिखो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। वो अलग चीज है, बहुत सारे पॉइंट है। टाइनी बॉल में इतनी एनर्जी कहां से आई? अब देखो, अब इतना सारा यूनिवर्स एक पॉइंट से आया तो उसमें एनर्जी तो थी, अब वो कहां से आई? स्टिल अननोन। मिस्टीरियस चीजें बोलते हैं इनको बेटा, कि ये है मौत के बाद इंसान का क्या होता है, ये सब मिस्टीरियस चीजें हैं। जनरली अगर आपको जैसे बोलते हैं ना कि डेथ का एक्सपीरियंस जो होता है, आपकी नींद होती है, बस वो थोड़े एडवर्टाइजमेंट में चलती रहती है। जो नींद होती है हमारी, उसमें हमें क्या, वो एक मौत का छोटा सा एपिसोड होता है जिसको हम हर दिन जीते हैं और ये सोचते हैं कि उसके बाद कैसा लगता होगा, कुछ ऐसा ही लगेगा। हाँ, आगे आगे मैं बोल रहा हूं, आई एम सॉरी मैं बोल रहा हूं। हेडिंग आपने पुट करी कंडेंसेशन, उसमें आगे लिखिए एस टेम्परेचर ड्रॉप या फिर एस टेम्परेचर डिक्रीजेस, दोनों ही टर्म अच्छी है। एस टेम्परेचर ड्रॉप्स things start condensing in liquid or solid। इन लिक्विड और सॉलिड कहने का मतलब कि जैसे जैसे तापमान गिरता है ना, तो तापमान के गिरने की वजह से चीजें सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है। इसी को हम बोलते हैं आपका कंडेंसेशन। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा हो तो। जैसे धरती के ऊपर पानी भाप बन के उड़ता है, इवापोरेशन आपने जो पढ़ा है आज तक, फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, साइंस में, कि सूरज की रोशनी पानी पर गिरती, पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है। जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है तो हर 1 किलोमीटर में उसका तापमान घटता है और वो बादल बनता है। तो बादल का बनना कंडेंसेशन है, कि जैसे ही चीजों का तापमान गिरेगा, तापमान के गिरने की वजह से, जैसे ही चीजों का तापमान गिरेगा, तापमान के रिड्यूस हो जाने की वजह से वो कंडेंस्ड हो जाती है ना, या तो लिक्विड में या सॉलिड में। तो ऐसे ही यहां पर क्या था, शुरुआत में गैस थी, डस्ट थी, तो जैसे ही तापमान गिरा तो तापमान के गिरने की वजह से धीरे धीरे तारे बनने लगे, धीरे धीरे ग्रह बनने लगे। तो कभी भूलोगे तो नहीं, कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन का मीनिंग सेपरेशन नहीं है, कंडेंसेशन का मीनिंग है फॉर्म चेंज कर लेना। जैसे भाप है, भाप पानी बन गई, आपने दूध गर्म किया तो दूध भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो नीचे जब हम प्लेट लगा देते ऊपर, तो प्लेट के नीचे पानी बन के जम जाता है ना, तो क्या हो रहा है, वो कंडेंसेशन हो गया। कि जैसे वहां पानी, आपके पानी के बर्तन में पानी का तापमान ज्यादा था, जैसे ऊपर गया तापमान कम हुआ और वो धीरे से फिर पानी बन गया, तो भाप बन के उड़ा था, पानी बन के आपकी प्लेट से चिपक गया। तो फॉर्म चेंज करना है, स्टेट चेंज हो रहा है इसमें कंडेंसेशन के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट तक याद रखना है, हमारा बिग बैंग बताता है। इसमें और चीजें जानते, आपको और मजा आएगा इसमें। ये देखो, कुछ ऐसे ये चीजें फूटी, तापमान शुरुआती तौर में ऐसे इन्फ्लेशन की तरह आगे बढ़ा,
इन्फ्लेशन के बाद धीरे धीरे लाल हुआ, धीरे धीरे तापमान घटने लगा, फिर जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होने लगा, तारे, बाकी के प्लैनेट्स, चट्टाने ये बनने लगी और फ्रीली एक यूनिवर्स में घूमने लगी। ये इस तरह से चीजों का निर्माण होना शुरू हुआ। और आगे देखा जाए तो यहां पर देखो, ये इस जगह पर आपको क्या बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग के 10 सेकंड 10⁻32 सेकंड के अंदर कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड हो गया था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का मतलब वो जो गर्मी एकदम से निकली थी वो गर्मी धीरे धीरे कम हो गई थी। फिर 10⁻6 सेकंड के अंदर प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ था। फिर 100 सेकंड के बाद आपको हीलियम, लिथियम का सिंथेसाइजेशन शुरू हो गया था। फिर आपका पहला स्टार बना था 100 मिलियन साल बाद बिग बैंग के। क्या पहला स्टार बना था। फिर 500 मिलियन साल जो टाइम था, करंट रिकॉर्ड होल्डर फॉर अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी, जो हमारे पास अर्लीस्ट गैलेक्सी है उनका रिकॉर्ड हमारे पास 500 मिलियन ईयर तक का, इतनी पुरानी। फिर 4 बिलियन साल बाद तारों का बनना पीक पर आ चुका था, तारे ही तारे बन रहे, तारे ही तारे बन रहे, और इन्हीं में से एक हमारा सूरज था जो 5 बिलियन साल पुराना है। सूरज कितना 5 बिलियन साल पुराना है। तो ये आपको पूरा रटना तो नहीं है, बट एक क्रोनोलॉजी में आपको बता रहा हूं कि देखो धीरे धीरे पहले गर्मी इन्फ्लेशन बंद किया गया, जैसे हम गैस का कैसे वो स्विच बंद करते हैं वैसे इन्फ्लेशन बंद हुआ। बंद होने के बाद प्रोटॉन बना, हीलियम, लिथियम, इनका सिंथेसाइजेशन शुरू हुआ, इनके मतलब एटम्स बनने लगे, मॉलिक्यूल्स बनने लगे। फिर स्टार्स बने, कब जाकर के 100 मिलियन साल बाद। फिर हमारे द्वारा जानी गई गैलेक्सी 500 मिलियन साल पुरानी है। फिर उसके बाद 4 बिलियन साल पहले तारों का बनना एकदम टॉप पर था। डायग्राम मत बनाओ आप, जनरली बस इतना एक अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, मत बनाओ। आपको पीडीएफ मिलेगी ना? नहीं नहीं, नोट नहीं करना। पीडीएफ जस्ट लेक्चर के बाद, जस्ट लेक्चर के बाद। मैं लेक्चर के बाद यहां से उतर के नीचे ना बैठता हूं, उससे पहले आपके पास पीडीएफ चल जाती। हाइपोथेसिस नहीं करना, गौरव सिंह, वहां से क्वेश्चन नहीं आते, हम फोकट उसमें टाइम जाया करते हैं। उसके कंपेयर में हम 4 चीज दूसरी अच्छी पढ़ लेंगे। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला पॉइंट क्वेश्चन है आप लोगों से। एराटोस्थेनिस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने धरती का सरकमफेरेंस नापा था सूरज के एंगल के अनुसार। उन्होंने धरती की 2 जगह ली थी। वो 2 जगह कौन कौन सी थी? अलेक्जेंडेरिया एंड शाइन, शाइन एंड ट्रोय, अलेक्जेंडेरिया एंड ट्रोय एंड अलेक्जेंडेरिया एंड थीबस। कौन सी जगह को लिया था एराटोस्थेनिस ने नापने के लिए? चलो, नाइनटी 92.63। भाई तुमको एक बात बताऊं मैं, सीडीएस 2 2024 का क्वेश्चन है ये, जस्ट अभी जो पेपर हुआ। अगर आप उसको कर पा रहे हो ना तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हु propounded द बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? हु propounded द बिग बैंग थ्योरी? आकाश, जो मैं लिखा हूं ना बोर्ड पे सारा एक एक चीज लिख लेना। नाइनटी 1.94। गुड। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, फंसा लेगा आपको। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी का है क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन, द बिग बैंग थ्योरी इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जॉर्ज लेमेट्रे ऑब्जर्व एंड प्रोवाइड एविडेंस। एविडेंस जॉर्ज लेमेट्रे ने दिया क्या? दूसरा, द साइंटिस्ट बिलीव दैट द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग।
द गैलेक्सी देमसेल्फ आर नॉट एक्सपांडिंग, गैलेक्सी नहीं फूल रही है बट उनके बीच की दूरियां बढ़ रही है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेवेंटी 78.84। भाई यूपीएससी का क्वेश्चन है ये जो आप लोग आंसर कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, एविडेंस किसने दिया था? तो सर एविडेंस दिया था एडविन हबल ने, राइट जी सर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स? यूनिवर्स के बनने के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है? बिफोर द बिग बैंग द यूनिवर्स वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगुलर एटम। बिग बैंग के पहले हमारा यूनिवर्स एक सिंगल एटम के अंदर था। द सिंगुलर एटम एक्सप्लोड वायलेंटली विच लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन। उसकी वजह से जब वो फूटा तो फूटने की वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपांड होने लगा। द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सपांशन इज यूनिवर्स इज मोर देन दैट ऑफ द इनिशियल स्टेज। मतलब कि हमारा यूनिवर्स शुरुआत में बहुत धीरे चल रहा था और आज बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रहा है। ये तीसरा स्टेटमेंट बोलता है। 78, वेरी गुड वेरी गुड। देखो एक्सपांशन का दर था ना, शुरुआत में ज्यादा था, अब कम है क्योंकि शुरुआत में गर्मी ज्यादा थी। मैंने आपको गर्मी का एग्जांपल भी तो दिया था। बताओ यार, आप मेरी बात को मजाक में मत लिया करो, कोई सी भी बात। मैं आपको मजाक लगता हूं क्या? मुझे क्लियर कर दो आज ही। अगर आपको ऐसा लगता हो कि सर आपको हम सीरियस नहीं लेते तो मैं आपको फिर डायरेक्टली सीरियस होकर के पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे मुंह से निकली हुई एक एक चीज आपका क्वेश्चन बना रही है। मैंने बताया था ना आपको वो एग्जाम्पल बता करके गर्मी का। दिव्या बच्चा, जितना मेरा बेस्ट हो सकता ना, मैं हिंदी में बता रहा हूं बेटा, जितना मेरा बेस्ट एफर्ट हो सकता है। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है यार। बच्चा ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा ना इस पे ध्यान दो। आपको नहीं आने दूंगा दिक्कत। आप बस एक मिनट के लिए समझना कि बोल क्या रहे हैं। उसमें कोई सी भी चीज आप ना बहुत सारे वर्ड सीख जाओगे बच्चा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता हमारा कि दो ग्रुप था, है ना। एक तो बिग बैंग थ्योरी थी जो जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी, और ये बता रहे थे कि हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। अब यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा, आप देख सकते हो ये पहले कितना छोटा था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा। दूसरा ग्रुप ऑफ ज्योग्राफर्स था, दूसरा जो ग्रुप था ज्योग्राफर्स का, वो स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी के साथ आगे बढ़े। स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी पता क्या बोलता है? वो बोलता है ब्रह्मांड तो एक्सपांड हो रहा है। भाई तुम सही बोल रहे हो कि बिंदु आपका इतना इतना इतना, ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, बट 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 माय लव, ये यूनिवर्स एक्सपांड तो हो रहा है बच्चा, बट इसके एक्सपांशन के साथ, इसके एक्सपांशन के साथ नई चीजें भी क्रिएट हो रही है। मतलब आपके चीजों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। पता क्यों? क्योंकि हमारा यूनिवर्स जितना बढ़ रहा है ना, उतनी नई चीज यूनिवर्स में क्रिएट होती जा रही, उतनी ही डस्ट से, उतने ही पार्टिकल से नई चीज हमारे यूनिवर्स में क्रिएट हो रही है। तो ये उन्होंने कहा कि यूनिवर्स बढ़ रहा है, ये तो बिग बैंग भी बोलता, और स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट बोलता है कि यूनिवर्स बढ़ रहा है, पर बढ़ने के साथ साथ उसमें नई नई चीज भी ऐड हो रही है। जब नई नई चीज ऐड हो रही है तो नई चीजों के ऐड होने के साथ साथ यूनिवर्स में किसी भी चीज में दूरी नहीं बढ़ रही। ये स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है। इट इज propounded बाय होइले, थॉमस थॉमस होइले, फ्रेड एंड गोल्ड, बोंडी।
होइले, बॉन्डी एंड गोल्ड, इन तीन लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था। होइले, बॉन्डी एंड गोल्ड। ठीक है, राइट कौन है? देखो दोनों ही तब तक राइट है जब तक कि कोई तीसरा ना आ जाता। दोनों ही कॉन्सेप्ट एकदम सही चल रहे कि यूनिवर्स के बीच में, गैलेक्सी के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और नई नई गैलेक्सी का क्रिएशन भी हो रहा है, दोनों ही। अभी ये दो कॉन्सेप्ट थे। हाँ, हरमन बॉन्डी, थॉमस होइले। क्लियर हुआ? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में? दोनों कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं, फिर से सुन लो। बिग बैंग में हमारे यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, जी सर हो रहा है। स्टेडी स्टेट में भी यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, जी सर हो रहा है। बट बिग बैंग में चीजों के बीच की दूरी बढ़ रही है और स्टेडी स्टेट में नई नई चीजें क्रिएट हो रही। जैसे ये इतना बड़ा था, जब एक्सपांड हुआ तो ये इतनी नई क्रिएट हुई, ये इतना बड़ा था, बाकी की नई क्रिएट हुई है। तो ऐसा बोल रहा है कि नई नई चीजें भी उतनी ही क्रिएट हो रही है। नई चीजें कंडेंसेशन से आ रही, जैसे तापमान घटता जा रहा, नए नए डस्ट और ये एक्यूमुलेट होकर के तारे बना रहे, ऐसा। चलो आगे अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, जरा देखिएगा। लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस। लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर वेरी लार्ज टाइम इंटरवल। लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रीजन ये है इसका स्टेडी स्टेट का कि जैसे सूरज और हमारे बीच की दूरी तो 150 मिलियन किलोमीटर ही है, उसमें तो चेंज नहीं आ रहा है। तो एक्सपांशन तो हो रहा है, बट जितना एक्सपांशन हो रहा, नई चीजें बन रही, ना कि इन चीजों के बीच की दूरी बढ़ रही। ऐसा स्टेडी स्टेट बोलता। स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी किया है। चलो, डी इज द राइट आंसर। अब देखो 55% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। अगर आप ए वालों को भी यहां उठा करके रख दो तो 55 प्लस 21 आपको जोड़ करके हो जाएंगे 76। क्यों ऐसा हुआ? क्या ऐसी कमी थी? देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है? जो लंबी दूरी नापने के लिए बना होता है। तो उन्होंने दिया लाइट ईयर एज ए यूनिट टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये हमको समझ में आ गया, ये तो सही है। बट हम एकदम से कहां पहुंच गए इसको टिक करने, यहां पर कि ए पर होगा। बट उसको उन्होंने ऑप्शन 1 को डी में दिया। यहां पर किसका आप इंपॉर्टेंस कहोगे? यहां पर इंपॉर्टेंस कहा जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का। हमारी एनडीए जो है खड़कवासला, वो बिल्कुल नहीं चाहता, किसी भी हाल में नहीं चाहता कि वहां पर कोई ऐसे बंदे पहुंच जाए जिनको सिर्फ सच आता हो। उनको ऐसे इंसान की जरूरत होती जो कि अवेयर रहे चीजों को लेकर के, ही नोस व्हाट इज हैपनिंग। अब ये जो गलत हुआ, ये केयरलेसनेस की वजह से हुआ केयरलेसनेस की वजह से हुआ ना। वन देखो, ये तो आ ही नहीं सकता वेरी लाइट टाइम या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तो है ही नहीं। आंसर तो 1 है, पर 1 को उन्होंने डी में दिया ताकि ये ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी जाकर के आप लोग कैडेट कहलाओगे। एक शब्द होता है जो एकेडमी के अंदर बच्चों को कहा जाता है, दैट इज जेंटलमैन कैडेट। आप लोगों ने सुना होगा जेंटलमैन कैडेट किसको बोलते हैं? जैसे आप लोग को अभी स्टूडेंट बोलते हैं ना, जब आप ही जैसे स्टूडेंट्स हमारे देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के अंदर पढ़ाई करोगे, आपका बीए, आपकी बीएससी, आपका बीटेक, जो भी आप परस्यू करना चाहो, तो उस पर्टिकुलर जगह पर आपको सीधा सीधा जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है। जेंटलमैन कैडेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सारी खूबियां हो। देखो आप लोग को जैसे आप मस्ती करते रहते हो ना क्लास के अंदर, नहीं सॉरी मत बोलो, मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हम सीखे। ये क्वेश्चन मैं क्यों रखता हूं, हर बार मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन से मैं सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी का ऑरा समझाता हूं, क्यों कैसे काम लेता है। कोई दिक्कत नहीं ना, हमने गलती करी, अरे मेरे भाई हम गलती करने के लिए ही हैं। आपको क्या लगता है जब आप बोलते हो ना सर डीपीपी पूरी सोल्व हो रही है, उस समय मुझे टेंशन आ जाता है कि अगर आज ही इसको डीपीपी बनने लगी तो ये अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में ना ले ले।
इसका मुगालते ठंडे होते रहने चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूं, डीपीपी के अंदर चार पांच क्वेश्चन बाहर के डालता हूं, जिन क्वेश्चन को ये अपनी क्यूरियोसिटी से पढ़ने की कोशिश करे। हमेशा दौड़ ना लगाए कि मेरे लेक्चर के अंदर आया है तो ही पढ़ूंगा। आप ध्यान रखिएगा भैया, आप जब वहां जाओगे आपको एक अलग ही तरीके की लाइफ मिलेगी। जेंटलमैन वो इंसान होता है जिसको गन चलाते आता हो, बहुत बढ़िया बात है। जिसको घुड़सवारी करते आता हो, ये भी बहुत बढ़िया बात है। बट जिसको डांस करते भी आता हो, जिसको संगीत गाते भी आता हो, जिसको बहुत अच्छी फ्लुएंटली अंग्रेजी भाषा में कॉन्वर्जेशन करते हुए आता हो, जिसको पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते आता हो, जिसको बोलते हैं लीडरशिप, किसी को चीजें परसुएट मनवाना आता हो, किसी को बहुत प्यारी फोटोग्राफी आती हो। क्यों? क्योंकि आप हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हो। आप जब दूसरी कंट्री के साथ किसी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जाओगे, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट एलिफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि थाईलैंड के साथ होती है हमारी। तो जब थाईलैंड के साथ आप जैसे बच्चे जाएंगे वहां जाकर के, एकदम फिट एंड फाइन, एकदम लुक, एकदम स्टॉन्ची बॉडी, बंदे जा रहे हैं वहां, है ना, बच्चियां जा रही एकदम तैयार होकर के, जब जय हिंद करके जब सल्यूट करे, वो आपको देखे, हाय हाय हाय, ये है बात यार। ये एक्टिवनेस, उसके अंदर फिजिकल अवेयरनेस हो, दिमाग सारी तरफ दौड़ता रहे। ऐसा नहीं है कि मुझे काम ये दिया तो मेरा ध्यान सिर्फ यही है, नहीं यार। यू हैव टू बी इन योर सराउंडिंग्स, आपको पता होना चाहिए। और भाई, आर्म्ड फोर्स एक ऐसी लाइफ है, याद रख लीजिएगा, कि आपको पैसे मेडिकल में मिल जाएंगे, आपको पैसे इंजीनियरिंग में मिल जाएंगे, आपको पैसे मैनेजमेंट में मिल जाएंगे, आपको सिविल सर्विस में पैसे मिल जाएंगे, सब जगह है। बट ये जो रिस्पेक्ट है, अरे मेजर साहब, कर्नल साहब एकदम खड़े हो गए। एक समय के लिए आपके टीचर भी आपके सामने ऐसा कोशिश करते हैं कि मान गए यार, मतलब है यार बात बंदा। तो वो वाली चीज है। और इस लाइफ को अगर लिटरली हासिल करना है तो आपको ये, मतलब ये छोड़ना पड़ेगा। ये सब, ये जो कर रहे हो ना आप, जो भी कुछ चीजें जिसको आपको ऐसा लगता है कि जनरल जो नॉनसेंस आइटम्स, आपको आपके जीवन का पूरा 1 साल लग के देना होगा आर्म्ड फोर्स को। क्योंकि मेरे भाई भैया, ये सभी इस बात को जान लीजिएगा, ये कोई 12वीं की परीक्षा नहीं है कि नोट्स कैसे बनाऊं, लिखूं कैसे, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये आपकी जिंदगी की परीक्षा है, आपकी करियर की एग्जाम है। यहां पर कोई आपसे 70%, 75%, 99% नहीं पूछेगा। यहां आपसे पूछेगा कि मैं तुझे लेफ्टिनेंट रुद्रांश कहूं या तुझे सिर्फ रुद्रांश कहूं। ये एक चीज होती है। और जब आते हैं ना, रुतबा अलग होता है। लिटरली क्या होता है कि मैं कई सारे, लगभग 500 से 600 से और इससे भी ज्यादा आपके कैडेट से मिला हूं, आपके स्टूडेंट से मिला हूं, जो कि फाइनली रिकमेंड होकर के एकेडमी ज्वाइन करने वाले थे। उनके पेरेंट्स के साथ जब वो आते हैं ना चल के, ऐसा लगता है कि तेरा अगर सिलेक्शन नहीं होता ना तो ये मेरे लिए रिसर्च का पर्पस था कि तू सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ मेरी जान। इतना रुतबा है यार, मतलब चारों के चारों मजबूत कंधे हैं तेरे बाजुओं में। मतलब ऐसा लग रहा है ना बंदों को सुन करके कि वो जो बोलते हैं हमारे सामने कि सर हम तब थे क्लास में, हमने ये किया, हमने वो किया, स्ट्रेट खड़ा यार, देख के लगता है कि ये डिजर्विंग पर्सनालिटी। भाई अगर ये नहीं होता तो कौन होता यार। वो यही लिया गया, ढूंढना आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी को। 5 दिन रखते हैं अपने घर में और 5 दिन में तराशते हैं कि इसमें लायक है नहीं है। पहले दिन उसको साइकोलॉजिकली देख लिया, दूसरे दिन जज्बातों के थ्रू देख लिया, तीसरे दिन इमोशंस के थ्रू देख लिया, चौथे दिन अपने ग्रुप के साथ देख लिया, 5वें दिन ग्रुप में नाम नहीं आया तो हाफ ग्रुप के साथ देख लिया, फिर सिंगल कॉन्फ्रेंस के साथ देख लिया। 5 दिन उनके पहलुओं पर तराशा जाता है, फिर निकालते हैं कि ये हीरा है। और अगर उसके बाद भी नहीं निकलता है तो कम से कम डरना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि इज्जत तुम गधों के लिए मेरी नजर में उसी समय बढ़ गई थी जिस दिन तुमने आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने का सपना सोचा। तुम्हारे पास थे ऑप्शन, बट तुमने ये डिसाइड किया, तो मेरी नजर में इज्जत तुम उसी दिन कमा गए। अब वो ऊपर वाले के हाथ में, हमारी मेहनत के हाथ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दूर की बात। बट आज ऐसा फैसला तो लिया, ऐसा दृढ़ संकल्प तो लिया। मतलब पेरेंट्स तो आपके भी हैं, पेरेंट्स तो आपके दोस्तों के भी हैं जो उनको मेडिकल की तरफ भेज रहे, बट व्हाई यू चूज आर्म्ड फोर्स? क्योंकि आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स के दोस्त, सब कुछ सही सलामत इस देश के अंदर रहे, बॉर्डर पर आप रहो। ये और ये बहुत बहुत
ऊंचे लेवल की बात होती, किसी की रक्षा करना। कोई बेफिक्री के साथ सो रहा है, समझ रहे हो, बेफिक्री के साथ होली खेल रहा है, बेफिक्री के साथ ईद मना रहा है, खुश होकर के। क्यों? क्योंकि तुम लोग खड़े हो। तो अपने आप को प्लीज, अपनी शक्तियों को पहचान लो मस्ती करने से पहले। इट्स योर लाइफ बेटा। और इस तरह की चीजें ना अवेयर रहा करो। कोई सा भी क्वेश्चन हो, एक दो चीजें और बताता हूं। कुछ क्वेश्चन के अंदर बड़ा ही इन लिखा होता, इनकरेक्ट, बड़ा ओनली जैसा शब्द लिखा होता है, ओनली, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये पूरे क्वेश्चन की मीनिंग बदल देते, ये पूरे क्वेश्चन को घुमा देते। तो ये हमें जानना होगा कि मेरे क्वेश्चन के अंदर इस तरह का कोई वर्ड ऐड हो चुका है और इसने मेरे क्वेश्चन को पूरा उल्टा कर दिया। अब मेरा आंसर क्या होगा? और ये कब होगा? कब? एक बच्चे ने अभी जवाब दिया था कि सर जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तब, ऑब्जर्व करने पर। ठीक है, समझ में आया? सेम मेरे बच्चे, जब मैं टॉपिक पढ़ाने लग जाऊं ना तब क्लास को ज्वाइन कर लेना। आज के बाद मुझे ना ज्ञान मत दे देना, कभी भी गलती से भी मत दे देना कि क्लास को स्टार्ट करिए। ज्यादा दिक्कत हो तो आप आराम से घूम फिर कर जाओ, बहुत प्यारा मौसम है। आज के बाद आंख भी मत उठा लेना ये बोलने के लिए कि सर क्लास स्टार्ट करो, ये नहीं। तुमको कितना पढ़ाना है, तुम्हारा क्या होगा, तुमसे ज्यादा फिक्र हमें है, हमारे लिए ये चीजें है। तो ये है ना, अपने जो है ना ज्ञान के घोड़े, इनको बंधे रखोगे तो बहुत लंबी दौड़ दौड़ पाओगे। ठीक। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब इस यूनिवर्स को तो हमने देख लिया कि हमारा यूनिवर्स बना कैसे, बस इस यूनिवर्स के अंदर कंसाइज कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी चीजें इस यूनिवर्स के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में आती। पहली चीज, डार्क एनर्जी। इस ब्रह्मांड के अंदर एक डार्क एनर्जी है और वो डार्क एनर्जी हेल्प करती है हमारी यूनिवर्स के एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में। आया समझ में कि क्या है यूनिवर्स में? एक डार्क एनर्जी, और वो डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स का जो एक्सपांशन हो रहा है, एक थ्योरी और है जिसका नाम है पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी कुछ ऐसी बातें करती है कि हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा और एक समय के बाद फिर से सिकुड़ने लग जाएगा। तो इसका एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसमें हेल्प करती है डार्क एनर्जी। फिर आता है डार्क मैटर। फिर क्या आता है? डार्क मैटर। तो डार्क मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच नीदर रिफ्लेक्ट नॉर इमिट लाइट। एक ऐसा मैटर जो कि प्रकाश को ना रिफ्लेक्ट करे और ना ही प्रकाश को इमिट करे, ना खुद का प्रकाश है ना आने वाले प्रकाश को वापस जाने देगा, खत्म कर देगा। दैट इज नोन एज डार्क मैटर। और ये दोनों मिला के हमारे यूनिवर्स का 95.1% एरिया कवर करके रखते हैं और बचे हुआ 4.9% एरिया में आप और हम हैं। तो ये जो प्लैनेट होते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। CMBR जो है ना, जब हमारा यूनिवर्स फूटा था ना, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे गैस चलता है ना, तो गैस चलने के बाद जैसे हम गैस बंद करते हैं तो लौह उड़ के जाती है ऊपर की तरफ, वो ऊपर के जाके बुझ जाती है। तो वैसे जब यूनिवर्स का इन्फ्लेशन एंड हुआ था तो एक रेडिएशन इस यूनिवर्स में फैल गई थी, उसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं। उस रेडिएशन से ही हमने पता कर लिया था कि चीजें कहां कहां हैं, क्योंकि उस रेडिएशन को हम टेलीस्कोप के और इनके अंदर प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। तो उससे हमको यह पता रहा था कि यूनिवर्स कैसे फैल रहा, किधर फैल रहा है। डार्क एनर्जी रिपीट कर दूं, डार्क एनर्जी एक ऊर्जा है। एनर्जी का काम क्या होता है? किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, घटाने का काम। तो डार्क एनर्जी एक ऊर्जा है जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपांशन और इसी यूनिवर्स के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। उसी को हम बोलते हैं डार्क एनर्जी। डार्क मैटर क्या होता है कि जैसे सूरज की लाइट आई, किसी भी ग्रह की, स्टार की लाइट आई और आते से ही वो उसको खत्म कर देगा, उसको ना तो रिफ्लेक्ट होने देगा ना ही उसकी खुद की कोई लाइट है। दैट इज डार्क मैटर। और फिर आ जाता एटम, जिसके अंदर आप, हम यानी प्लैनेट, सन और ये सब कुछ इसी के अंदर मौजूद है, डार्क मैटर के अंदर। ठीक। ब्लैक होल तो तारे का एंड है बच्चा। ब्लैक होल, आप डार्क मैटर, डार्क एनर्जी में ब्लैक होल को जोड़ो मत। ब्लैक होल एक अलग चीज है। ब्लैक होल क्या होता है? रोशन कुमार एनडी अभी पढ़ा दूं क्या बच्चा? थोड़ा रुकोगे ना तो भैया आपके लिए ब्लैक होल भी लेकर के आए हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या लिखा? ब्लैक होल
तो आपको भैया ब्लैक होल पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? जब थोड़ा शांति से चलेंगे। आपको कोई सी भी चीज, मैंने एक पॉइंट बोला था कि जब तक मैं मेरे एंड से ऐसा फुल स्टॉप ना लगा दूं, तब तक आप लोग क्यूरियोसिटी जनरेट मत करना, जब तक मैं एंड ना कर दूं। ठीक, चलो। तो यहां से हम बात करते हैं नेबुला की। नेबुला क्या होता है? नेबुला का मतलब हिंदी में होता है निहारिका। नेबुला का हिंदी में मतलब होता है निहारिका। आया हिंदी समझ में? निहारिका मतलब क्या होता है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMBR। निहारिका का मतलब क्या होता है? एक नर्सरी। नर्सरी जानते हो ना, जिसके अंदर जानवर रखे जाए, जिसके अंदर किसी भी चीज का उत्पादन हो, शुरुआत हो, उसे। तो अ नेबुला इज अ इनॉर्मस क्लाउड, एक बहुत बड़ा बादल है। बट बादल किस चीज का है? धूल का और गैस का। हिंदी मीडियम के छात्र प्लीज सुनिएगा। निहारिका एक बहुत बड़ा बादल है, मेघ है, जो कि धूल और गैस से मिलकर के बना हुआ है, जो कि इट ऑक्यूपाइंग अ स्पेस बिटवीन द स्टार्स। दो तारों के बीच में लगभग ये दूरी बनाए हुए हैं, दो तारों के बीच में ये अपनी जगह लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है। एंड एक्टिंग एज ए नर्सरी ऑफ न्यू स्टार, नए तारे बनने की नर्सरी की तरह काम करता। नर्सरी जानते हो, जैसे हमें कोई पौधा लगाना हो, तो पौधा लगाने के लिए हम उसको, एक जगह होते हैं ना जहां पर बहुत सारे बीज को बो करके बहुत सारे पौधे जनरेट करते हैं, फिर उन पौधों को लेकर के जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इंदौर में एक जू है, जू का नाम है कमला नेहरू। तो कमला नेहरू पार्क के अंदर 2015 की बात है, आप प्लीज उससे मुझे जज मत कीजिएगा कि अरे आप तो ऐसे हो वैसे, नहीं, आप ऐसा मत समझिएगा। तो हम कमला नेहरू जू के अंदर गए। जू के अंदर जाने के बाद हमको एक बाड़ा मिला, बहुत सारे बाड़े, कोई टाइगर का, कोई लायन का, सांप का, सबका था। उसमें से एक जगह पर गए जहां पर घड़ियाल, घड़ियाल जानते हो, वो जिसको चोंच रहती, मगरमच्छ की प्रजाति, एक लंबा जिसको चोंच रहती, पानी में तैरता है मगरमच्छ जैसा, उसे घड़ियाल बोलते। तो एक जगह पर घड़ियाल की नर्सरी थी। नर्सरी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर घड़ियाल का की ब्रीडिंग करवाई जाती थी। उसके लिए एक टेक्निक होती है रियरिंग एंड रिलीजिंग, रियर एंड रिलीज टेक्निक। तो रियर मतलब पहले उनका जन्म करवाएं और फिर उनको रिलीज कर दें। तो इतने बड़े बड़े बच्चे थे। अब हमने क्या किया, वो जो घड़ियाल था उस पर्टिकुलर इलाके से हमने सोचा कि यार ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत पास में थे, वो थे छिपकली जितने बड़े, इतने बड़े। मैंने एक काम करते, एक घड़ियाल यहां से उठा ले चलते। अब हुआ क्या, मेरा एक फ्रेंड है सचिन, उसने निकाल भी लिया। तो हमने सोचा कि इस घड़ियाल को लेके चलेंगे अपने घर, इसको ना खूब टमाटर खिलाएंगे, नींबू चुसवाएंगे, फिर उसके बाद टमाटर खिलाएंगे, उसके बाद ककड़ी खिलाएंगे, और इसको इतना बेहतरीन शाकाहारी बना देंगे कि इसके सामने अगर कोई मछली आ जाए या इसके सामने कोई खून आ जाए तो ये उल्टी कर दे, एकदम इतना इसको अपन खतरनाक कर देंगे। तो पूरा इसको ऐसा ये कलंक बना देंगे, मगरमच्छ के नाम का पर कलंक है ये, ऐसा मगरमच्छ की प्रजाति इसको कहना चाहिए। खुदा की खुदाई बदल देंगे। मांस खाने वाले जानवर को इतना हरा धनिया, इतनी पालक खिलाएंगे कि ये एकदम हो जाएगा देसी आदमी। तो ये हमारा प्लान था। अब हमने निकाल तो लिया उसको। अब मेरा फ्रेंड था सचिन ने, उसने ले भी लिया, वो हाथ में टी 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 वो चिल्ला रहा, उसको दांत ही दांत भाई, कांटे जैसे, वो इतना सा बड़ा। फिर हमने जनरली देखा कि वहां पर जब रिलीज होते ना, वहां पर अगर चेकिंग हो गई तो चेकिंग हो जाने की वजह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते भगवान जाने कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सी धारा लगेगी, लंबे समय तक जेल में जाएंगे। एक काम करते हैं, हम गिरगिट पाल लेंगे या कोई और जानवर पाल लेंगे, ये हो सकता है ये एकदम से खाना शुरू कर दे। तो हमने फिर वो वहीं त्याग दिया। ऐसा फिर मैंने कतई दूसरी बार नहीं किया। बट ऐसा नर्सरी का मतलब आप समझे, नर्सरी मतलब एक जगह जिसको, जहां पर शुरुआत होती है किसी भी चीज की, रिसर्च की तरह जैसे इस्तेमाल करते। तो तारों की नर्सरी कहा जाता है इस नेबुला को। नेबुला क्या है? एक तरह का बादल है जो तारों के बीच में होता है। किस चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैसेस। डस्ट और गैसेस से मिलकर के ये बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आ जाएगा बर्थ ऑफ स्टार। तारों का बनना समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सी। मेरे भाई ऐसे समझ लो कि ये दीवार जो है ये गैलेक्सी है, ये दीवार गैलेक्सी है, और इस दीवार के अंदर लगी एक एक ईंट, एक एक तारा है। समझ में आया? तो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ गैलेक्सी। ये जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है तारा।
द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज हाइड्रोजन गैस एंड सम अमाउंट ऑफ हीलियम गैस। ये दोनों लाइटर गैस है, ये शुरुआत में बनी थी, है ना। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसे जैसे मिलती जाती है वैसे वैसे तारे बनने लग जाते हैं। हमारे सूरज में भी ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम है। द साइकिल ऑफ स्टार्स बिगिन विद द गैदरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस प्रेजेंटिंग इन द गैलेक्सी इन अ डेंस क्लाउड। जो डेंस क्लाउड होते हैं जिनको हम नेबुला बोलते हैं, उन नेबुला के अंदर से ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर जो नेबुला है, जो बादल है, उस बादल के अंदर से हाइड्रोजन और हीलियम, बादल किसका बना है, गैस और डस्ट का, तो उसमें से गैस में से हाइड्रोजन और हीलियम को कलेक्ट करके गैदरिंग करना शुरू कर देता है तारा का बनना। तो तारे के बनने की शुरुआत यहीं से हो जाती है। द स्टार्स है ना, डेंस क्लाउड से गैस को कलेक्ट करते, द स्टार्स आर देन फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशन कोलैप्स। धीरे धीरे ग्रेविटी एक्वायर करके कोलैप्स हो जाते, खुद फूट जाते, जैसे कि बिग बैंग फूटा, तो वैसे एक कोलैप्स होने लग जाते, ओवर डेंस गैस क्लाउड बनते हैं गैलेक्सी के अंदर। हमारे इस नाइट स्काई का जो सबसे चमकता हुआ तारा है उसका नाम है सीरियस। तो ये मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज अ ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर नाइट स्काई। आपने ये देखा, ये 3 तारों का समूह, जनरली इनको बोलते ओरियंस बेल्ट। ओरियन क्या था, एक ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक एक आदमी था जो बढ़िया अपने साथ घोड़े, उसको क्या बोलते हैं, उसको धनुष को और हाथ में खंजर को लेकर के दौड़ रहा है, और उसका जो बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर 3 तारे चमक रहे, और ये जो 3 तारे चमक रहे, इन 3 तारों को हम बोलते हैं ओरियंस बेल्ट। क्या बोलते हैं, ओरियंस बेल्ट। और ये जो ओरियन का बेल्ट है, इसके जस्ट नीचे जो तारा आता है उसे हम बोलते हैं सीरियस। तो पूरे रात में अगर आपको ढूंढना हो सीरियस कहां दिखे, तो जो 3 तारों का समूह होता है ना, उन 3 तारों के पास नीचे जो होता है उसे हम बोलते हैं सीरियस, यानी डॉग स्टार। नीचे जो होता है उसे बोलते हैं सीरियस, यानी एक डॉग स्टार। ठीक, चलो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तो मैं आपको तारा दिखाना आया था बस। आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि तारे कैसे बनते हैं, ये पॉइंट सर जी हमें समझ में नहीं आया। सेकंड पॉइंट तो और नहीं आया। द रॉ मटेरियल ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज मेनली हाइड्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ हीलियम। रॉ मटेरियल का मतलब जानते हो, जैसे घर बनाने के लिए ईंट, रेत और सीमेंट की जरूरत लगती है, वैसे तारे के बनने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम की जरूरत लगती है। हाइड्रोजन और हीलियम तारों को कहां से मिल रही थी, नेबुला से। नेबुला मतलब जो गैस का क्लाउड बना था, उस गैस के क्लाउड से इनको हाइड्रोजन और हीलियम मिल रही थी। हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने की वजह से ग्रेविटेशन बढ़ती जा रही थी। ग्रेविटी जब बढ़ रही थी तो तारा बढ़ रहा था, तारा बढ़ रहा था, तारा बढ़ता गया, ग्रेविटी बढ़ती गई, और एक समय के बाद वो खुद कोलैप्स हो गया। सर जी हमें अब भी समझ में नहीं आया, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो इसको टॉपिक ही हटा देते, इसको पढ़ते यहां। एक तारा कैसे बनता है, सभी का जितने भी लोगों को डाउट है, सभी का डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं। ध्रुव शर्मा, अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं उसे डॉग स्टार क्यों बोलते वो भी क्लियर करूंगा, पर आप मुझे मौका दोगे तब। अब आप लोग मतलब बिल्कुल भी पढ़ाने दे ही नहीं रहे हो, है ना दिव्यांग। अच्छा, आप इतनी देर से रिपीट बोल रहे हो, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने रिपीट कर दिया, फिर पछना ही क्यों, जब सामने वाला करेगा ही नहीं रिपीट तो फिर क्यों करना। सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज है कि ध्यान से एक बार उसको सुन लो, ओके, तो क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो ये जब यही बच्चे फाउंडेशन के अंदर थे तो इनको ही पढ़ाया था ना, वहां समझा ना यहां समझ रहे, तो फिर रिपीट को कब तक ही करेंगे जिंदगी भर। ध्यान से सुनना, तारा कैसे बनता है। तारे के बनने का तरीका है डस्ट और गैस। शुरुआत यही कही मैंने कि जहां डस्ट और गैस मिली, डस्ट और गैस धीरे धीरे मिली, एक प्रोसेस हुई, प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। तो जब डस्ट और गैस मिली, तापमान घटा, तो तापमान घटने की वजह से यहां पर बना एक प्रोटोसन। प्रोटोसन का मतलब होता नवजात सूरज। आज जो आपको सूरज दिखाई दे रहा है ना, इससे भी अलग, उसे बोला जाता नवजात सूरज, प्रोटोसन। तो इससे क्या बना, प्रोटोसन। पहले क्या, डस्ट और गैस मिली, डस्ट और गैस के मिल जाने की वजह से धीरे 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 करके निर्माण किसका हुआ, एक नवजात सूरज का। सूरज भी एक तारा ही है, बट शुरुआत स्टेज में अलग होगा, तो एक नवजात सूरज का यहां पर फॉर्मेशन हुआ, जो कि बहुत छोटा था। अब क्या होता है कि एक समय के बाद उम्र के साथ वो आगे बढ़ेगा और क्या बन जाएगा, सूरज। तो सूरज को हम बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार का मतलब होता है सन। तो एक समय के बाद वो क्या बन जाएगा, सन जैसा बन जाएगा। एक समय के बाद डस्ट गैस इकट्ठा हुई, प्रोटोसन बने, नवजात सूरज, और नवजात सूरज आगे बढ़कर सूरज जितना बड़ा हो गया। अब ये हो गया सूरज, ये हो गया हमारा सन।
अब हमारे पास क्या कहानी आती है, एक कहानी बहुत सिंपल सी, कि अगर जो तारा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर जो तारा बन रहा है उसका मास सूरज के मास से 1.44 टाइम लेसर है, जो तारा बन रहा है उस तारे का मास, उस तारे का भार सूरज के मास से 1.44 टाइम लेसर है, तो आगे जाकर के रेड जाइंट बनेगा, रेड जाइंट के आगे जाकर के व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और व्हाइट ड्वार्फ के आगे जाकर के ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, और उसकी हो जाएगी डेथ, तारा खत्म। ये एंड है तारे का, मौत है तारे की, ये तारे का जीवन है, पूरा लाइफ साइकिल लिखे ना जैसे इंसान की होती है, वैसे तारे की लिखी। कैसी लिखी? कि डस्ट और गैस से मिलकर के तारा बना, प्रोटोसन बना शुरुआत तौर में, प्रोटोसन आगे चल करके सन बना। कैसे बनेगा? जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे हम पहले में बच्चा था, फिर आज जवान हुआ, तो बस ये प्रोटोसन फिर सन बना। जब सन बना, फिर ये पता चला अगर सन जो बना, उस सन के बाद में उसका मास सूरज के मास से 1.44 टाइम लेस है, तो बनेगा रेड जाइंट, फिर व्हाइट ड्वार्फ। रेड जाइंट मतलब एक लाल बड़ा सा जाइंट है ना, फिर उसके बाद ड्वार्फ, ड्वार्फ ड्वार्फ मतलब बोना है ना, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और ब्लैक ड्वार्फ बन के उसकी डेथ हो जाएगी। किसकी? अगर वो सूरज के मास से 1.44 टाइम लेसर रहा तो। अगर सूरज के मास से 1.44 टाइम ग्रेटर रहा, अगर सूरज के मास से, सूरज के घनत्व से 1.44 औसतन ज्यादा रहा, तो वो बनेगा रेड जाइंट की जगह सुपर रेड जाइंट। सुपर रेड जाइंट के बाद होगा उसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन, मतलब वो फूटेगा। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद भी अगर वो नॉर्मल बड़ा रहा तो न्यूट्रॉन स्टार बन के उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर इसके बाद भी बहुत ज्यादा बड़ा रहा तो मासिव का एंड होगा ब्लैक होल बन के, ब्लैक होल बन के उसकी डेथ होगी। मतलब ये क्या है? ये तारे की उम्र है। बट कोई तारा मुस्तंडा है, अगर बड़ा है, दमदार है, तो वो मरेगा ब्लैक होल बन के। और अगर कोई तारा सूरज के मास से छोटा है तो वो ब्लैक ड्वार्फ बन के खत्म होगा। और ये पता कब चलेगा? जब तारा मेन सीक्वेंस स्टार की अगली कदम पर रखेगा। जैसे जवानी का अगला कदम रखा, अब ये बता दिया गया कि जैसे उसने कदम रखा उसको तो बीमारियों ने जकड़ लिया, वो तो छोटा रह गया, तो उसकी एंड होगी ब्लैक ड्वार्फ बन के। अगर पता चला कि उसने जिम ज्वाइन कर ली, बल्ले बल्ले बना लिए, मस्क्यूलर हो गया, ताकतवर हो गया, देख होगा, तो वो आगे चल के कोलेप्स होगा ब्लैक होल में। मरना सबको है, बट कोई ताकत के साथ निपटेगा, कोई पहले। अच्छा, 1.44 सर कहां से आया? तो ये एक लिमिट है जिसको बोला जाता है, जिससे तारों की साइज बताई जाती है। इसका नाम है एस चंद्रशेखर लिमिट। हमारे देश के एक एस्ट्रोफिजिक्स थे, उन्होंने लिमिट दी थी तारों के उम्र को बताते हुए। क्या नाम था? एस चंद्रशेखर लिमिट, जो क्या बताती है, अगर कोई सा भी सूरज, कोई सा भी तारा सन के मास से 1.44 टाइम ज्यादा है तो वो बनेगा ब्लैक होल, और अगर कोई तारा सन के मास से 1.44 टाइम कम है तो बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। सन भी डिस्ट्रॉय होगा, बिल्कुल साहिल बेटा, सन का भी एंड होगा। आया समझ में? डेथ का मतलब तारा बिखर जाएगा यूनिवर्स में, फिर से गैस का क्लाउड बन जाएगा, फिर गैस इकट्ठा होगी, फिर नया तारा बनेगा। ये चलती कहानी है। हाँ, सन भी गायब होगा ना बेटा, सब जग गायब होगा। सूरज कौन सी तौब है? प्रोटोटाइप में लिखना बंद कर दो यार, दिमाग में और आ रहा, पता नहीं क्या आप बोल रहे हो। सन के इक्वल रहा तो देखो, सन के इक्वल तो सन भी नहीं रहेगा, एक उम्र के बाद सन को भी बदलना होगा, तो या तो ज्यादा जाएगा या कम जाएगा उम्र के साथ साथ। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हमेशा जवान रहा, तो बदलना तो पड़ेगा। जैसे फ्यूल खत्म होगा तारा चेंज होगा, वो तारा चेंज होगा, ऐसा बदलाव आएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, कितनी नॉर्मल प्रोसेस है यार, ये बिलियंस ऑफ ईयर की प्रोसेस है। आपको यहां डाउट था, आपने सभी ने यहां पर गिव अप कर दिया था कि कैसे हाइड्रोजन हीलियम ऐड होकर के तारा बनता है। वही मैंने छोटी भाषा में लिख दिया कि बेटा डस्ट और गैस मिलकर के प्रोटोसन बनते, प्रोटोसन तारा बनता, तारा अगर बड़ा रहा, छोटा रहा तो रेड जाइंट बनता, बड़ा रहा सुपर रेड जाइंट बनता है। ये तरीका हो गया यार, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार मतलब कि उसके बाद देखो, न्यूट्रॉन स्टार हो, ब्लैक होल हो या ब्लैक ड्वार्फ हो, सभी को तारों की डेथ कहते हैं। बस कुछ तरीके ऐसे समझ लो कि एक को दफनाया गया है, एक को जलाया गया है, या फिर एक को ऊपर रख दिया गया है छत के ऊपर। आप जानते हो ना, उसमें जो फारसी होते हैं वो पता क्या करते हैं, फारसी कल्चर के अंदर ऐसा किया जाता है कि
हाँ, फारसी कल्चर के अंदर इस तरह की चीजें होती है कि जनरली जब डेथ हो जाती है ना इंसान की, तो उसको छत के ऊपर रख देते हैं ताकि उसको गिद्ध आकर के खा ले। तो उनका एक क्रिमेटोरियन साइट बना हुआ, एक ऐसी साइट जहां पर वो छत पे रखे। तो पारसी लोग ऐसे काम करते हैं, मुस्लिम में दफना देते हैं, हिंदुओं में जला देते हैं। तो ये सब क्या है, ये तरीके हैं, बट ये सब तरीके इनके एंड के तरीके हैं। ब्लैक होल, धीरे धीरे ब्लैक होल एंड होगा, है ना। आइए जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल इज अ रीजन इन विच इज अ रीजन इन द स्पेस वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग। ये ब्लैक होल क्या ऐसा रीजन होता है स्पेस के अंदर जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि नथिंग कैन एस्केप। इसके पास से ना तो लाइट और ना कोई सी दूसरी चीज स्केप कर सकती। इतनी ज्यादा इसकी ग्रेविटी होती है कि कोई सी भी चीज जो निकलती रहती है ना उसको ये सिकुड़ के अपने पास कर देता है। इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है किसकी, ब्लैक होल की। याद रखिए, ग्रेविटेशन कोलैप्स का मतलब होता है कि इतना ज्यादा चीजों को उठा लिया, कि इतना ज्यादा चीजों को पकड़ लिया कि अब होल्ड नहीं कर सकते और खुद में कोलैप्स हो गए। जैसे बादल क्या करते हैं, चीजों को बांधते और बड़े होते जाते, फिर एक समय के बाद फट जाते, कोलैप्स हो गए। डॉग स्टार नाम क्यों दिया, ये भी एक क्वेश्चन था। ये जो तारा है ये ओरियन है, ये ओरियन शिकार पे जा रहा। ओरियन ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक कैरेक्टर है जो शिकार पे जा रहा, अपने हाथ में धनुष है, उसका बेल्ट है, और उसके साथ साथ एक कुत्ता है, उसका, जिसका नाम है सीरियस। तो उन्होंने सीरियस को डॉग स्टार बोलते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में हमें रात में जो दिखाई देता है, सोलर सिस्टम में नहीं पाया जाता वरना सूरज जैसा हो जाता हो, हमें रात में जो दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं सीरियस मतलब कि अ डॉग स्टार, जो कि इस पूरे के पूरे कॉन्स्टलेशन को हम बोलते हैं केनिस मेजर। केनिस मेजर क्या होता है, कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, तारों का समूह जो एक पर्टिकुलर प्रकार का फिगर बनाए, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टलेशन या फिर नक्षत्र हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, नक्षत्र। मतलब क्या हुआ कि तारों का ऐसा समूह जो किसी प्रकार का माइथोलॉजिकल फिगर बना रहा हो। ये फिगर बन रहा है और इस फिगर को हमने नाम दिया केनिस मेजर। ऐसा कैसे, ये आपको फिगर दिख रहा, ये फोटोग्राफ के अंदर मैं खुद बैठा हूं, जो मैंने क्लिक किया नीचे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको फिगर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं सप्तऋषि। 1 2 3 4 5, ये तो 7 थे यार। हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, अरे जोड़ो तो, 1 2 3 4 5, अरे यार इसमें ना दिखाई नहीं दे रहे, यहां पर और भी थे तारे। ये सप्तऋषि है जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये यहां पे भी एक तारा था जो दिखाई नहीं दे रहा, 4 3 7। ये अभी का फोटो 3 4 दिन पुराना। सर मेजर एक्सिस है या माइनर एक्सिस, सर ये मेजर एक्सिस है। मेजर माइनर रहते हैं ना, जैसे अब ये मेजर एक्सिस है माइनर एक्सिस, ये कैसे बताऊं मैं इसको, तो बिग बेयर बोलते हैं, बिग बेयर बोलते हैं उसको, या फिर उसका ये दूसरा नाम हमारा सप्तऋषि भी है। इतना ग्रेविटी आया कहां से ब्लैक होल के अंदर, देखो तारों का अंत है वो, उसके अंदर ताकत कितनी होगी, सारे तारे एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं अब, और उनने चमकना भी बंद कर दिया, सारी जो उनकी डस्ट थी वो पूरी एक जगह इकट्ठी हो गई और उसका रिफ्लेक्शन भी खत्म हो गया, तो उसकी ताकत कितनी होगी। पहले तो रिफ्लेक्ट करता था, चीजें पास आती थी तो गर्मी दूर भी भगा देती थी, अब तो कुछ भी नहीं बचा, तो सब खींच लेता हो। चलो ब्लैक होल समझ में आया। ब्लैक होल में नीचे भी कुछ लिखा है, इट इज फॉर्म्ड बाय द रेमिनेंट ऑफ मासिव स्टार आफ्टर द कोलैप्स अंडर द ओन गैलेक्सी ओन ग्रेविटी। अपनी खुद की ग्रेविटी के अनुसार, अपनी खुद की ताकत के, अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते जब तारा पूरा सिकुड़ जाता है ना बेटा, तो सिकुड़ा हुआ तारा अंत में ब्लैक होल बन जाता है। द बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल है ना, द बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल फ्रॉम विच नथिंग कैन एस्केप इज नोन एज इवेंट ऑफ होराइजन। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसे हम बोलते हैं इवेंट ऑफ होराइजन। ये है वो इवेंट ऑफ होराइजन जो चीजों को खींच लेती है और सबको खत्म कर देती है। इवेंट ऑफ होराइजन क्या करती है, चीजों को खींच करती है और खींचने के बाद इन सबको अलग कर देती है। तो ये ब्लैक होल के रिगार्डिंग चीजें हुई। आगे बढ़ते, गैलेक्सी क्या होती है। अ गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स, देयर सैटेलाइट प्लैनेट व्हिच हेल्ड टुगेदर विद अ स्ट्रांग ग्रेविटी।
मतलब बहुत सारे मिलियंस और बिलियंस में तारे, उनके प्लैनेट, उनके सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, जब एक गुरुत्वाकर्षण बल से सब बंधे रहे, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, हिंदी में आकाशगंगा। हिंदी में उसको हम बोलते हैं आकाश गंगा। वन ऑफ दिस गैलेक्सी इज आर मिल्की वे। इनमें से ही एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा। द गैलेक्सी कंटेन प्लैनेट अर्थ, जिसमें धरती भी आती, जो कि एक ग्रह है। इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ स्पाइरल। इसका शेप ऐसा बना हुआ है, स्पाइरल शेप की तरह, ऐसी गैलेक्सी है, स्पाइरल शेप्ड इसका बना है। एंड्रोमेडा इज क्लोजेस्ट टू आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के नजदीक जो दूसरी गैलेक्सी, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये क्वेश्चन एनडीए ने पूछा है। हमसे नजदीक जो गैलेक्सी, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फिर एंड्रोमेडा इज ऑल्सो स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। जैसे हमारी ऐसे ही ना स्पाइरल शेप की तरह, एंड्रोमेडा भी ऐसी है। सिगिटेरियस ए, हमारी गैलेक्सी के अंदर एक मासिव ब्लैक होल है, एक बड़ा सा ब्लैक होल है। उस ब्लैक होल का नाम है सिगिटेरियस ए, जो कि ग्रेविटी के सेंटर में। कहने का मेरा मतलब कि कोई तारा ऐसा होगा जो ग्रेविटी के सेंटर में था और कोलेप्स हो गया और क्या बन गया, ब्लैक होल। तो हमारी ग्रेविटी के सेंटर में भी सिगिटेरियस ए नाम का एक मासिव ब्लैक होल है। डायग्राम ऐसे बनाए ये, और सामने लिख दी चीजें। सुपरनोवा मतलब चीजों का फूट जाना। सबसे नजदीक का तारा बेटा सूरज। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, इन सब के बारे में पता चला। सर वर्ल्ड का ओरिजिन क्या है? वर्ल्ड का ओरिजिन है, जैसे ये कंडेंसेशन हुआ, सूरज बन गया। सूरज के बनने के बाद फिर सूरज के सराउंडिंग में उसकी ग्रेविटी से प्लैनेट्स इकट्ठे होने लगे। जब प्लैनेट इकट्ठे हो गए तो वो सब थम गए। जब थम गए तो सूरज की जो गर्मी शुरुआत में तेज थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल हुई। नॉर्मल गर्मी जब प्लैनेट की तरफ आने लगी तो तापमान नॉर्मल हुआ। जब तापमान नॉर्मल हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास पास आए, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास पास आए तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऐसे जीवन की शुरुआत हुई। मिल्की वे इसको इसलिए बोलते हैं कि ऐसा लगता है जब रात में आप इस गैलेक्सी को देखोगे तो जैसे स्काई के अंदर दूध की एक गंगा फैली हुई है, एक दूध की नदी हुई है इधर से इधर तक, इसलिए उसको मिल्क वे बोलते हैं, दूध की एक रिवर। ठीक। दिस गैलेक्सी कंटेन प्लैनेट अर्थ, इट टेक्स अ स्पाइरल शेप्ड। इसका जो शेप है बेटा वो भी एक स्पाइरल शेप्ड है गैलेक्सी का। ठीक। फिर एंड्रोमेडा इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू आर। हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक एंड्रोमेडा हो गया, एंड वो भी एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है सिगिटेरियस ए। ओके, चलो अगला पॉइंट, व्हाट हैपेंड टू द लाइट व्हेन दे रीचेस टू द ब्लैक होल्स इवेंट होराइजन। जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास लाइट जाती है तो क्या होता है? इट स्लो डाउन एंड escape, it get reflected, it get absorbed, cannot escape, the changes of color and move faster। क्या होता है? escape का मतलब होता बच जाना। एट्टी 86% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि इट गेट एब्जॉर्ब कैन नॉट escape, मतलब बच नहीं सकती, फिर वो उसको खत्म होना पड़ेगा अगर वो इवेंट होराइजन के पास से निकल गई तो। ये समझ में आ गया? इनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है? तारों का समूह जो कोई पैटर्न ड्रॉ करे उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। डाउट चेक नहीं हो पाएंगे ना, देखो डाउट रिलेवेंट नहीं है इसलिए मैं चेक नहीं कर सकता। इतने सारे डाउट है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? लोड मोर पे जाओगे, आप लोग जो डाउट पूछ रहे हैं ना, आपका डाउट ही नहीं आ पाएगा। जब चीजें क्लास के अंदर इतनी बेफिक्री से आपको इतनी शांति से बताई जा रही, डाउट बच कैसे जा रहा? रेडियस लिख लो 5000 लाइट ईयर। नेहा उसको इंटरनेट पे सर्च कर लेना। ठीक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज करेक्ट अबाउट ग्रेट बेयर। ग्रेट बेयर जो सप्तऋषि, वो क्या है? गैलेक्सी है, प्लैनेट है, तारा है, या कॉन्स्टेलेशन है? क्या है ब्लैक बेयर? 2008 का क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा डी, दैट इज कॉन्स्टेलेशन। 72.8। तारों का जो समूह है, जो निश्चित फिगर बनाता है, उसे कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ट्राई कर लेता हूं, अगर डाउट जितने हो चुके लिखकर समझाऊ ना सर। भाई कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आती? डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। तारों के पास खुद की लाइट होती है, तारों की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है, तारे बहुत बड़े होते हैं, वहीं प्लैनेट इन सभी चीजों में छोटे होते हैं। डीपीपी कॉपी में नोट करना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ब्लैक होल ऑल्सो डाई, ब्लैक होल को मौत ही बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है सर? जो अभी मैंने आपको बताया था ना, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको सिगिटेरियस ए बोलते हैं। मिल्की वे का पता कैसे चला? विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। सर सिगिटेरियस है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल बेटा प्रांशु। एंड फिर उसके बाद हु नेम द गैलेक्सी। अब ये नेम क्या होता है? जितने भी जियोग्राफर, जितने भी एस्ट्रोनॉमर इनको मिलकर के ढूंढते, वही अपने हिसाब से इनका नाम दे देते। एक्सप्लेन सर जी, किस पॉइंट को? देखो अब ये कैसे, हमारा जो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल का जो आउटर हिस्सा, इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। तो जब लाइट यहां से आती है तो ये ब्लैक होल उसको खत्म कर देता है। वो लाइट स्केप नहीं हो सकती। स्केप का मतलब होता है बच के भाग जाना, बच नहीं सकती अगर वो इवेंट होराइजन तक आ गई। सिगिटेरियस ए जो है आपका एक अंत है तारे का, ब्लैक होल कहा जाता है। हाउ मेनी गैलेक्सी इन द देयर आर 100 बिलियंस गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स। सर हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल होता? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं है कि हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल हो। फिर उसके बाद अगर, सर प्लीज चेक माय डाउट, प्रकाश उपाध्याय। यार भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मतलब आप ही के तो डाउट चेक कर रहा हूँ यार। आप हमेशा ऐसा समझते हो कि आप वन ऑन वन, आप होम ट्यूशन समझ लेते हो कि मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ घर पे बैठ के। अगर इनफाइनाइट हीट से एटम बना है तो इनफाइनाइट हीट से एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। देखो जब बना है तो इनफाइनाइट हीट से नहीं बना, जब इनफाइनाइट हीट इन्फ्लेशन बंद हो गया तो उसके बाद जाकर के एटम का फॉर्मेशन शुरू हुआ। ठीक है, जब वो इन्फ्लेशन था स्टार्टिंग का, वो एंड हुआ उसके कुछ 3 मिनट के बाद एटम बनना शुरू हुआ था। तो तापमान का गिरना बहुत जरूरी था। व्हाट इज द शेप ऑफ स्टार? ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, और जैसे हम बनाते वो तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये चमका दे। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता तारों का। तारे भी रोटेशन की वजह से सर्कुलर मोशन ही शो करते हैं, जैसे कि सूरज की परछाई ग्रहण के टाइम पे। ठीक, सूरज की परछाई नहीं पड़ती बेटा ग्रहण के टाइम पर कभी भी, सूरज के ऊपर परछाई पड़ती धरती की। आगे बढ़ता सर, सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? सेकंड ऑप्शन इसलिए क्योंकि लाइट कभी भी समय नहीं नापती, लाइट सिर्फ दूरी नापती है ना। लाइट जो होती है सिर्फ दूरी नापती, ना कि समय। ब्लैक होल मीन्स डेथ ऑफ स्टार, बिल्कुल सही। प्लीज रिपीट क्वेश्चन इन हिंदी, समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन नहीं है, निहारिका हिंदी में ही लिखा हुआ है। तारो जो होता ना, नेबुला, नेबुला इंग्लिश शब्द भी नहीं है, एक जर्मन शब्द है। नेबुला का मतलब होता है एक बड़ा सा बादल, हिंदी में इसको निहारिका कहा जाता है। ठीक सर, वाई स्टार्स आर व्हाइट? स्टार्स व्हाइट नहीं होते हैं, स्टार्स लाइट इमिट करते हैं, और वो लाइट जब धरती पर आती है तो बीच में पड़ने वाली हवाओं की वजह से वो ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती है। इस वजह से हमको वो सफेद और चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारी गैलेक्सी के शेप है, ये मैं कल से बताऊंगा, आज तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, मैंने आप लोगों के डाउट भी एड्रेस कर दिए हैं। ओके, अब अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। एंड करते हैं बेटा इस क्लास को। हाँ, क्लास आई एम एंडिंग नाउ। सर व्हाट वी सपोज टू, क्वेश्चन ही उड़ गया आपका। चलो, सो थैंक यू सो मच। अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, जय हिंद एंड जय भारत।